हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस लॉ के अंदर कंडीशन एंड वारंटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स 1930 के अकॉर्डिंग जो आपका कंडीशंस हैं, जो वारंटीज़ हैं, उनसे क्या अभिप्राय है, क्या होती हैं वो। तो इनके मीनिंग से शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है वारंटी। वारंटी होती क्या है? ए वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कलेक्टर टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेज बट नॉट टू राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। तो वारंटी से क्या अभिप्राय है? वारंटी होती क्या है? वारंटी क्या है? एक ऐसा बंधन है, कथन है जो अनुबंध के मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के उद्देश्य के लिए क्या होता है? कोलेट्रल होता है। ठीक है। और अगर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाता है? ब्रीच हो जाता है, भंग हो जाता है, तो उस केस में अगर वो वारंटी का केस है तो उस केस में जो मतलब कि हर्जाना है, जो क्लेम है डैमेज के लिए जो क्लेम लेना है, उसके लिए हम दावा कर सकते हैं। जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए हम क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने का राइट मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। लेकिन जो आपके गुड्स होते हैं, जिनके साथ वारंटी मिली है, जो भी आपके गुड्स हैं, उनको रिजेक्ट करने का और जो आपका जो अनुबंध है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको टर्मिनेट करने का राइट आपको नहीं मिलता। तो वारंटीज क्या है? वारंटीज में ये होता है कि जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के भंग होने से, उसके ब्रीच होने से जो आपको नुकसान हुआ है, उसका आप क्लेम कर सकते हैं। जो भी डैमेज हुई है गुड्स को, जो भी डैमेज हुई है उसको लिए आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसका टर्मिनेशन नहीं कर सकते। और जो भी आपको गुड्स मिलनी है या जो आपको फर्नीचर, जो प्रॉपर्टी एसेट जो भी आपको मिलनी है, उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते वारंटीज के अंदर। ठीक है। उसके बाद आता है कंडीशन मीन्स शर्त। ए कंडीशन इज ए स्टेपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू आ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। कि शर्त क्या है? कि जो कंडीशन है उस मतलब कि वो एक ऐसा बंधन मान लीजिए जो कि क्या है? अनुबंध के, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है कंडीशंस। अगर वो नहीं होंगी तो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सकता। शायद कंडीशंस होना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जिसके क्या है? भंग होने पर मीन्स जिसके ब्रीच होने पर क्या हो सकता है? जो अनुबंध है उसको परित्याग करने का जो राइट है वो मिल जाता है। ये आपकी क्या है? कंडीशंस है। अगर उन कंडीशन को पूरा ना किया जाए, उन कंडीशन को भंग कर दिया जाए, उनका ब्रीच हो गया हो, जो भी आपकी कंडीशन है अगर उनका ब्रीच हो गया है, उनको भंग कर दिया गया है, तो वहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपको उसको परित्याग करने का जो राइट है वो मिल जाता है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ कंडीशंस एंड वारंटीज़। कि जो आपके कंडीशंस हैं, उन वारंटीज़ हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं? ये 4 टाइप्स के हैं। एक्सप्रेस कंडीशन जो स्पष्ट होती है, और इम्प्लाइड कंडीशन जो गर्भित होती है, कंफ्यूजन में डालने वाली होती है। उसके बाद थर्ड क्या है? एक्सप्रेस वारंटी, जो कि क्या है? स्पष्ट वारंटी होती है। ठीक है। और उसके बाद इम्प्लाइड वारंटी इसका उल्टा है, जो वारंटी स्पष्ट नहीं होती, जिसमें कोई भी बात स्पष्ट नहीं लिखी होती, सही नहीं लिखी होती, कंप्लीट नहीं होती। ठीक है। तो इम्प्लाइड कंडीशंस में कौन कौन से आते हैं? तो फर्स्ट कंडीशन क्या आती है? फर्स्ट कंडीशन जो इम्प्लाइड कंडीशन है उसमें फर्स्ट आती है कंडीशन एज टू टाइटल। कि जो भी मतलब कि आपका सेलर है, अगर वो क्या करता है? वो गुड्स को सेल करता है। मान लीजिए आपका जो सेलर है वो क्या करता है? गुड्स को सेल करता है। तो उसे जो ओनरशिप है, जो स्वामित्व है, जो टाइटल है, उसे वो भी उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। चाहे वो अपने माल को बेचने से लेकर उसको फिर क्या है, जो भी मतलब कि गुड्स हैं उनको
बेचने का राइट भी उसके पास आ जाता है। उसके बाद आता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, वर्णन द्वारा विक्रय। तो ये क्या कहता है कि जब जो आपके गुड्स हैं उनकी जो सेल है वो डिस्क्रिप्शन के द्वारा की जाती है, मीन्स वर्णन के द्वारा उनका क्या किया जाता है, विक्रय किया जाता है। तो जो मतलब कि आपका अनुबंध है उसके अंदर ये जो कंडीशन है वो होती है कि जो मतलब कि आपका जो गुड्स है उनका जो सेल है वो किसके द्वारा हुआ है, आपके वर्णन के द्वारा हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन के द्वारा उसमें किया गया है। उसमें एक कंडीशन दी होती है कि जो माल का जो सेल है, माल की जो सेल की गई है, गुड्स की जो सेल की गई है वो किसके द्वारा की गई है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन हुई है, वर्णन द्वारा विक्रय हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। कि ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये या तो एक्सप्रेस किया हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा है, या इम्प्लाइड तौर पर लिखा हुआ है, गर्भित रूप से लिखा हुआ है कि जो मतलब कि सेल होगी वो किस कंडीशन पे होगी, नमूने तथा वर्णन के आधार पर। किसके बेस पे होगी, सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन के बेस पे जो सेलिंग है वो की जाएगी। तो जो सेल होगी, जो गुड्स की जो सेल होगी वो उसी कंडीशन पे होगी जो कॉन्ट्रैक्ट में दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, उपयुक्तता तथा गुण संबंधी शर्त। तो इस पॉइंट में क्या कहता है कि क्या कंडीशन दी हुई है कि जो सेल होगी वो क्वालिटी और फिटनेस के रूप में होगी। जो भी कंडीशंस दी होंगी वो किससे रिलेटेड दी होंगी, क्वालिटी एंड फिटनेस से रिलेटेड होंगी। तो ये जो मतलब की कंडीशन है इसको गर्भित नहीं किया जा सकता, इसको इम्प्लाइड कंडीशन के रूप में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर जो आप क्वालिटी है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, मीन्स आपके जो आपका कस्टमर है उसको पता नहीं है क्वालिटी कैसी है, गुड्स की फिटनेस कैसी है उसको नहीं पता है, तो वहाँ पे जो आपका एक डॉक्ट्राइन हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। वहाँ पे डॉक्ट्राइन कौन सा अप्लाई होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ केविट एम्पटर, जिसकी मैंने आगे मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्पटर होता क्या है, क्रेता सावधान रहें, ठीक है। तो क्या कहता है कि जहाँ पे जो कंडीशन दी है, जो इम्प्लाइड कंडीशन दी है वो किससे रिलेटेड दी है, एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस से रिलेटेड दी है, तो वहाँ पे आप सेलिंग नहीं कर सकते, इस कंडीशन के तौर पे सेलिंग नहीं की जा सकती। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी ऑफ गुड्स, वस्तु की व्यापारिक योग्यता के संबंध में। अब ये जो कंडीशन है ये क्या कहती है कि जो आपका जो आपकी गुड्स हैं, जो वस्तु है वो उसमें क्या होनी चाहिए, व्यापारिक योग्यता होनी चाहिए, मीन्स वो बेचने के लायक होना चाहिए। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सीमेंट का एग्जांपल लेते हैं। सीमेंट कैसा होना चाहिए, जो आपके चनाई में काम आ सके, जो आपके जो हाउस है उसको बनाने में काम आ सके, ठीक है। तो ऐसे जो गुड्स हैं वो बेचने योग्य हैं, व्यापारिक योग्यता उसमें है, वो सेल हो जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम सीमेंट को देखें, सीमेंट क्या है, उसको पानी लग गया है और वह पड़े पड़े क्या हो गया है, पत्थर का बन चुका है। तो ऐसे जो ऐसा सीमेंट है उसमें व्यापारिक योग्यता नहीं होती, उसमें व्यापारिक योग्यता नहीं मानी जाती, क्योंकि उसको बेचना मुश्किल है, क्योंकि वो पत्थर बन चुका है, वो किसी काम नहीं आ सकता। अब जो सीमेंट दूसरा है वो तो काम आ सकता है, जो सिंपल है, मतलब नॉर्मल है, उसको पानी नहीं लगा है, वो पत्थर नहीं बना है, उसका तो यूज किया जा सकता है, इट मीन्स उसमें व्यापारिक योग्यता है। तो ये कंडीशन क्या कहती है कि जो आपकी गुड्स हैं उसके अंदर क्या होनी चाहिए, व्यापारिक योग्यता होनी चाहिए, तभी वो सेल हो सकती है। उसके बाद आता है कंडीशन एज टू वोलसमनेस, ये क्या कहता है, दोष रहित होने संबंधी शर्त, कि जो आपका गुड्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, दोष रहित होनी चाहिए। अब ये पॉइंट क्या कहता है, ये कंडीशन क्या कहती है, ये कंडीशन ये कहती है कि जो मतलब कि आपके जो गुड्स हैं, जो भी मतलब कि खाने पीने का लगा लीजिए सामान, जैसे खाने पीने का जो सामान होता है वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे वही कहता है, ये कंडीशन वही कहती है कि जो भी आप गुड्स बेचते हो, तो ये कंडीशन कहती है कि वो गुड्स जो है वो दोष रहित होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए। अब मान लीजिए दूध है, दूध ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रह सकता है या 4 दिन रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। ठीक है, तो वो क्या कहती है ये शर्त कि जो दूध है वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पुराना होगा तो वो खराब जल्दी होगा। तो जो दूध है वो कैसा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। मीन्स जो भी गुड्स आप सेल कर रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, दोष रहित होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए। ये कंडीशन ये कहती है। उसके बाद आता है कंडीशन एज टू यूसेज ऑफ ट्रेड, व्यापार की रीति के संबंध में। तो ये कंडीशन क्या कहती है कि जो मतलब कि गुड्स होनी चाहिए, जो भी मतलब कि वस्तु है जिसका सेल करना है, वो कैसी होनी चाहिए, वो जो आपके ट्रेड है उसके यूसेज में होनी चाहिए। मीन्स जो व्यापार की जो रीति है, व्यापारिक जो रीति रिवाज होते हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, उनसे बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बायर है, वो सेलर से कोई गुड्स परचेज करता है, तो जो सेलर है वो उसको खुद के ब्रांड की ही जो उसके पास अवेलेबल है वही देगा, कोई और ब्रांड नहीं बेचेगा। जैसे कोई कंपनी, मान लीजिए कंपनी अपनी अपनी ब्रांड के बनाते हैं सारे सामान, तो जो वो कंपनी है तो उसको खुद की ब्रांड का ही जो सामान है वही सेल करना चाहिए बायर को। तो ये कुछ आपकी इम्प्लाइड कंडीशंस थी जो कहती हैं कि सेलिंग कैसे हो सकती है। इम्प्लाइड कंडीशन में सभी कंडीशनों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। उसके बाद इम्प्लाइड वारंटीज आती हैं। मीन्स आपकी गर्भित आश्वासन। क्या कहता है, वारंटी एज क्वाइट एंड पीसफुल पोसेशन, शांतिपूर्ण अधिकार का आश्वासन। अब ये पॉइंट क्या कहता है, तो ये वारंटीज क्या कहती है, ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्या कहा जाता है कि मान लीजिए जो सेलर है उसने क्या है, बायर को एक बार गुड्स सेल कर दिए हैं, तो बायर को ही राइट हो जाता है कि वो उसका पीसफुली क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, शांतिपूर्वक उसका प्रयोग कर सकता है। लेकिन अगर जो विक्रेता है या कोई थर्ड पर्सन है, उसके इस यूसेज में क्या करता है, बैरियर बनता है, बाधा डालता है कि वो उसका यूज ना कर सके। तो यहाँ पे जो आपका बायर है उसको ये राइट हो जाता है कि वो जो भी आपका सेलर ने अगर रोका है उसे यूज करने से, तो वो उस पर क्या है, क्लेम ठोक सकता है। जो भी उसे डैमेज हुआ है उससे रिलेटेड वो उससे क्लेम ले सकता है। उसके बाद आता है फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस, वस्तु का भार से मुक्त होना। कि जो भी गुड्स हैं, जो भी मतलब कि आपने सेल करनी है गुड्स, वो पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए, भार मुक्त होनी चाहिए। मीन्स उन पे किसी तरह का बर्डन नहीं होना चाहिए। जैसे क्या है कि जो मतलब कि मान लीजिए XY 2 पर्सन है, ठीक है। अब X क्या है, X ने अपनी जो बाइक है वो Y के पास क्या रखी है, गिरवी रखी है, ठीक है, मोर्टेज पे रखी है, गिरवी रखी है, प्लेज पे रखी है, सॉरी प्लेज पे रखी है Y के पास। तो क्या है कि कुछ दिन बाद जो X है वो Y से अपनी बाइक मांगता है कि मुझे कुछ दिन के लिए ये चलाने के लिए दे दो। तो उसके बीच में वो जो आपका X है वो क्या करता है, जो अपनी बाइक है वो किसी तीसरे पर्सन को बेच देता है। जो तीसरा पर्सन है उसको ये नहीं पता कि वो जो आपकी जो बाइक है वो प्लेज पे रखी हुई है, गिरवी है Y के पास। तो यहाँ पे जो A है, अगर उसको इस केस में कुछ भी अगर लॉस होता है, कुछ भी उसको डैमेज होता है, तो वो X से क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये जो वारंटी है ये कहती है कि जो भी आप गुड्स हैं जिसकी आपने सेल करनी है वो पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए, भार मुक्त होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का उस पर लोन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है वारंटी एज टू स्पेसिफिक केयर, विशेष सावधानी का सिद्धांत। अब ये क्या कहती है, ये पॉइंट आपका क्या कहता है, ये कहता है कि अगर जो आपका प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, मान लीजिए जो कंपनी है उसने उसके यूसेज पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, कुछ उसने सावधानियां बरतने के लिए बोला है, स्पेसिफिक केयर के लिए
बोल रहा है, विशेष सावधानी के लिए बोल रहा है। तो जो आपका सेलर है उसका उसकी ये ड्यूटी बनती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी आपका बायर है उसको विशेष जो आपकी सावधानियां हैं, उस प्रोडक्ट को यूज करने में जो विशेष सावधानियां हैं, जो स्पेसिफिक जो केयर है उस प्रोडक्ट को यूज करने में, उसके बारे में वो उसे बताए कि उसको किस प्रकार से यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी, कि जो आपका वारंटी है, जो आश्वासन है, अगर वो भंग हो जाए, खत्म हो जाए, ब्रीच हो जाए, तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। जिसमें आपका फर्स्ट आता है टू क्लेम कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति का दावा, कि मान लीजिए जो फर्स्ट पार्टी है अगर उसकी वजह से सेकंड पार्टी को कोई लॉस होता है, कोई डैमेज होती है, तो सेकंड जो पार्टी है वो वारंटी के तौर पर उससे हर्जाना ले सकती है, उससे कंपनसेशन का क्लेम कर सकती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रिडक्शन इन प्राइस, मूल्यों में कमी करना। तो जो मतलब कि आपका बायर है, अगर उसको लगता है कि जो गुड्स हैं वो कहीं से डैमेज हो गई हैं, उसको किसी प्रकार की क्षति पहुंची है, तो वो सेलर को बोल के उसका उसकी जो वैल्यू है, जो उसका प्राइस है, जो उसका मूल्य है, वो उसको कम करवा सकता है। उसके बाद आता है रिफ्यूजल टू मेक द पेमेंट, मूल्य चुकाने से इनकार करना। तो अभी कभी तो क्या होता है कि यदि जो वारंटी है अगर उसका क्या हो जाता है, ब्रीच हो जाता है, उसको भंग कर दिया जाता है, तो जो आपका बायर है वो क्या करता है, जो भी मतलब कि प्राइस बनता है, जो भी मूल्य जो बनता है, जो भी उसकी वैल्यू बनती है, वो उसको क्या कर देता है, चुकाने से इनकार कर देता है, उसकी पेमेंट करने से उसको मना कर देता है। तो ये कंसिक्वेंसेस थे अगर जो आपकी वारंटी है वो ब्रीच हो जाती है। उसके बाद आता है कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, जो आपकी शर्तें हैं अगर वो ब्रीच हो जाती हैं। फर्स्ट आता है रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का परित्याग करना, कि अगर जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, उनको भंग कर दिया जाता है, वो ब्रीच हो जाती हैं, तो यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेपुडिएट किया जा सकता है, अनुबंध का परित्याग किया जा सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है टू रिजेक्ट द गुड्स, माल को अस्वीकार करना, कि अगर जो कंडीशंस हैं उनको ब्रीच कर दिया गया, उनका भंग कर दिया गया है, तो इस केस में जो मतलब कि आपका बायर है वो जो भी गुड्स हैं, जो माल है, उसको रिजेक्ट कर सकता है, उसको अस्वीकार कर सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड क्लेम ओनली कंपनसेशन, शर्त भंग का आश्वासन भंग मानने तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का आधार। तो जो मतलब कि आपका बायर है उसके पास ये ऑप्शन भी होता है कि वो जो है जो मतलब कि विक्रेता है, सेलर है, उससे यदि कोई भी ऐसी डैमेज हुई है, कोई भी ऐसी क्षति हुई है, तो वो जो कंडीशन है वो कंडीशन ब्रीच ऑफ कंडीशन ना मान के उसे ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकता है और उसे क्लेम कर सकता है। जो भी उसे डैमेज हुई है उसके लिए वो क्लेम कर सकता है, उसके लिए वो कंपनसेशन मांग सकता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कंपलसरी ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, कि मान लीजिए अगर जो आपका क्रेता है, बायर है, वो अगर जो कंडीशन जो ब्रीच हुई है उसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेता है, जो आश्वासन है उसको भंग हुआ मान लेता है, तो इस केस में जो आपका बायर है वो सिर्फ जो डैमेज है सिर्फ उसके लिए क्लेम कर सकता है, वो ना ही जो गुड्स है ना ही उसको रिजेक्ट कर सकता है और ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको रेपुडिएट कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है बीइंग एक्सेप्टेड बाय कोर्ट, कानून द्वारा क्षमा करने पर। अगर जो ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है और उस केस के बाद भी जो कोर्ट है वो क्या है, वो सेलर को क्या कर देता है, क्षमा कर देता है, उसको माफ कर देता है। ठीक है, तो इस केस में जो आपका बायर है उसको ये राइट नहीं होता, ना ही वो रिजेक्ट कर सकता है, गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, उसका परित्याग कर सकता है, और ना ही वो जो भी डैमेज हुई है उसके लिए क्लेम कर सकता है। वो उस टाइम कुछ नहीं कर सकता अगर उसको कोर्ट ने ही क्या कर दिया है, माफ कर दिया है।
तो ये कुछ कंसीक्वेंसेस थे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, जो भी आपका ब्रीच ऑफ कंडीशन के जो भी आपकी शर्त होती हैं, अगर उनके भंग होने पर क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। उसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर, और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आती हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर क्या कहता है, ये जो सिद्धांत है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये कहता है कि जो आपका क्रेता है उसको अगर कोई भी गुड्स परचेज करनी है तो उसको बड़ी सावधानी से परचेज करनी चाहिए। मीन्स उसकी क्वालिटी को चेक करना चाहिए, उसको अच्छे से परखना चाहिए, उसके जो प्राइस है उसके बारे में उसको डिस्कस करना चाहिए। उसको ये भी देखना चाहिए कि जो गुड्स है उसको लेने से उसका ऑब्जेक्टिव पूरा होता है या नहीं होता है। तो कुल मिला के ये कहा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटल एम्पटर ये कहता है कि जो कस्टमर है अगर वो उस गुड्स को लेकर सेटिस्फाइड है तो उसको वो गुड्स परचेज कर लेने चाहिए। अगर वो उस गुड्स को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है तो उससे वो गुड्स परचेज नहीं करने चाहिए, उसको वो बिल्कुल अच्छे से जांच परख के लेनी चाहिए। इसकी कुछ एग्जाम्पशन आती हैं, इसके कुछ अपवाद आते हैं। तो फर्स्ट क्या कहता है, वेयर द ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन डिस्क्लोज टू द सेलर, जहां खरीदने का उद्देश्य बता दिया गया है। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जहां पे जो आपका बायर है वो सेलर को बता देता है कि मुझे किस उद्देश्य से जो गुड्स हैं वो परचेज करनी है। तो जो सेलर है वो क्या करता है, वो भले हालांकि वो जो गुड्स हैं वो उसके उद्देश्यों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखाता है कि वो उसके उद्देश्यों को पूरा करेंगे। तो इस केस में भी जो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर है वहां पे अप्लाई नहीं होता। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, वर्णन द्वारा विक्रय। अगर जो आपका सेलर है वो इस प्रकार से वर्णन करता है गुड्स का, जो भी गुड्स उसने बेचनी है इस प्रकार से उसका वर्णन करता है, इस प्रकार से उसका डिस्क्रिप्शन देता है कि जो आपका बायर है वो मजबूर हो जाता है उसको खरीदने में। तो वहां पे भी जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटल एम्पटर जो है वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्रेता बिल्कुल भी नहीं सोचता उसको लेने में, अगर उसका वर्णन इस प्रकार से किया कर दिया जाए। उसके बाद आता है सेल बाय सैंपल, नमूने द्वारा विक्रय। जहाँ पे जो गुड्स हैं वो उनका जो सेल्स हैं वो किसके बेस पे किया जा रहा है, सैंपल के बेस पे किया जा रहा है। तो वहाँ पे क्या है, जो आपका बायर है उसको जो सारी गुड्स बेची जाती हैं वो उसी एक सैंपल के बेस्ड पे बेची जाती हैं। जो बायर है वो उसी सैंपल के बेस्ड पे सारी गुड्स खरीद लेता है। और तो जो सैंपल होता है वो काफ़ी अच्छा दिखाया जाता है, जो नॉर्मल जो गुड्स होते हैं, एक्चुअल जो गुड्स होते हैं उनसे काफ़ी अच्छा और बेहतर दिखाया जाता है, ताकि जो कस्टमर है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। तो इस केस में भी जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर है वो लागू नहीं होता है। उसके बाद आता है इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या वर्णन का प्रयोग, कि जो आपका सेलर है वो क्या करता है, जो भी उसके पास गुड्स धरी है वो इस प्रकार से उसका वर्णन करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है कि जो कस्टमर है वो उसको खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस केस में भी जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर है वो अप्लाई नहीं होता है। अब उसके बाद आता है इन केस ऑफ फ्रॉड, कपट की दशा में, कि अगर जो आपका सेलर है वो क्या करता है, फ्रॉड के सहारे गुड्स को सेल कर देता है, बायर को मजबूर कर देता है कि वो उन गुड्स को परचेज कर ले। वहां पे वो सहारा किसका लेता है, फ्रॉड का लेता है। तो इस केस में भी आपका कैविएट एम्पटर डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होता। उसके बाद आता है लेटेंट डिफेक्ट्स, अदृश्य दोष, कि मान लीजिए जो गुड्स हैं उसके अंदर कोई ऐसा डिफेक्ट है, ऐसा दोष है जो कि जो बायर है उसको भी नहीं दिखाई देता। कई बार ऐसे कुछ गुड्स के अंदर ऐसा कुछ दोष हो जाता है जो कि आपका बायर है उसको भी दिखाई नहीं देता। तो इस केस में भी आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटल एम्पटर लागू नहीं होता, क्योंकि क्रेता वहां से गुड्स को परचेज कर लेता है,
उसको उस टाइम वो डिफेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन वो घर जाता है, उसको थोड़ा यूज में लेके आता है, उसके बाद उसको डिफेक्ट पता चलता है, तो उस टाइम वो उसको क्लेम भी नहीं कर सकता। उसके बाद 7वां पॉइंट आता है ट्रेड कस्टम्स, व्यापारिक रीति रिवाज। कि ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका सेलर है वो क्या करता है, वो गुड्स को सेल करता है, व्यापारिक जो रीति रिवाज होते हैं, ट्रेड जो कस्टमर्स होते हैं, उनसे अलग जाके क्या करता है, वो गुड्स को सेल कर देता है। तो उस केस में भी जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पटर है वो अप्लाई नहीं होता है। तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हम इतना ही करेंगे, जिसके अंदर हमने आज का जो टॉपिक है वो किया है, वारंटी और कंडीशंस के बारे में पढ़ा है। वारंटी और कंडीशन के क्या क्या टाइप्स हैं, जो आपका इम्प्लाइड कंडीशंस है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, इम्प्लाइड वारंटीज़ है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ा कि जो आपका कंडीशन है जब वो ब्रीच हो जाती है उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और जब आपकी जो कंडीशन है वो ब्रीच हो जाती है और तब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस हमने पढ़े, कंडीशन के भी और वारंटी के भी, जब वो दोनों ब्रीच हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपका एक पॉइंट पढ़ा जो अलग से पॉइंट भी आ सकता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एम्पटर के बारे में पढ़ा, कैविट एम्पटर के बारे में पढ़ा। उसके कुछ एग्जाम्पशंस दिए गए थे, कुछ उसके अपवाद दिए गए थे जहाँ पे वो अप्लाई नहीं होता है, उसके बारे में पढ़ा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।